गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 19 दिसंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के ज्वाइन कर लें। प्रत्येक दिन दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का PDF जो होता है उसके इंपॉर्टेंट न्यूज़ को टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूं ताकि आप लोग उसे पढ़ लें। चलो, इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग दें। कोशिश करें आप सभी लोग इसे अटेम्प्ट करने का। अगर आप सभी लोग इसे अटेम्प्ट करोगे फिर मैं कोशिश करूंगा 2 या 3 क्वेश्चन प्रत्येक दिन यहाँ पे मैं आपके लिए रखूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए है कि कृषि उत्पाद में भारत ने पिछले 5 वर्ष में मूल्य के आधार पर सबसे अधिक आयात किया है। तो कृषि उत्पाद में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में किस चीज़ का पिछले 5 वर्ष में सबसे अधिक मूल्य के आधार पे, यानी जिसको खरीदने में भारत को सबसे अधिक पैसा का इन्वेस्टमेंट करना हो, जिसको खरीदने में भारत को सबसे अधिक डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा हो, तो किस प्रोडक्ट के लिए भारत को सबसे अधिक आयात भारत ने किया है मूल्य के आधार पर। तो ऑप्शन ए है मसाला, ऑप्शन बी है ताजे फल, ऑप्शन सी है दलहन या ऑप्शन डी है वनस्पति तेल। सभी लोग इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा और साथ ही साथ कल का क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है। कल का क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर पाया था कल, आज अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ। जीडीपी में जो है विनिर्माण का लक्ष्य, विनिर्माण मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो टारगेट है उसको 17% से बढ़ा करके 25% करने का जो टारगेट हमें फिक्स किया गया है वो 2022 तक का टारगेट है, 2022। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लक्ष्य 17% से बढ़ा करके 25% करने का लक्ष्य 2022 यानी अगले वर्ष तक ये लक्ष्य डिसाइड किया गया था। देखो, फर्स्ट पेज पे आज ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है और आज वैसे भी संडे का दिन है तो बहुत कम इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज मिलेगा। इस न्यूज़ को आप लोग पढ़ सकते हैं। सेना के लिए उपकरण का भारत में किया जाएगा उत्पादन। देखो, सेना का जो उपकरण होता है या मिलिट्री प्रोडक्ट जो होता है, भारत कई सारा ऐसा अभी काम कर रहा है। मैं डिटेल से डिस्कस इस पर नहीं कर रहा हूँ, यद्यपि मैंने इस पर कई बार डिस्कस किया है कि सेना का जो उत्पाद होता है या सेना का जो भी प्रोडक्ट होता है, सेना का जो भी मान लो असला बारूद होता है या अन्य चीज़ें जो भी होती हैं, उस पर भारत डिपेंड होना चाहता है, अपने पे सेल्फ डिपेंड होना चाहता है, आत्मनिर्भर होना चाहता है। आप सभी को याद होगा कि पिछले कुछ महीने पहले भारत सरकार ने घोषणा किया था कि 107 ऐसे सामान जो विदेश से हम आयात करते थे, सेना का सामान, उसके आयात को हम विदेश से प्रतिबंधित कर देंगे। ये सरकार ने कुछ दिन पहले, यानी आज से 4-5 महीना या 6 महीना पहले सरकार ने घोषणा किया था और इसके लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। सरकार का अब टारगेट है कि हम जो मिलिट्री सामान है, मिलिट्री इक्विपमेंट है, उसमें आयात करना कम करें और साथ ही साथ निर्यातक बने। और ऐसा आपने देखा होगा कि पहली बार भारत विश्व के 50 टॉप 50 निर्यातक में शामिल हुआ। जो सेना का सामान है उसका निर्यात करने में टॉप 50 में शामिल हुआ। डिफेंस एक्सपोर्ट टॉप 50 में इंडिया शामिल हुआ था, जो डिफेंस एक्सपोर्ट किया था। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि आखिर डिफेंस के सेक्टर में भारत सरकार आत्मनिर्भर होने के लिए क्या क्या काम कर रही है। ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया, आज हम इस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अगेन, सहकारिता को लेकर के क्या क्या काम हो रही है। 97 संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से 97 संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से सहकारिता को जोड़ा गया भारत के संविधान में। किस किस आर्टिकल में जोड़ा गया ये आपको पता होना चाहिए। देखो, सहकारिता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि सहकारिता को लेकर के सरकार कितनी सजग है। पहली बार एक मंत्रालय का गठन किया गया है, सहकारिता मंत्रालय। इसलिए सहकारिता के बैकग्राउंड से लेकर के आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। मसलन सहकारिता की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। इसको भी एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो, न्यूज़ पढ़ते वक्त सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन सा न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे आज बहुत कम न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मुझे ये दिख रहा है आपको। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया।
निश्चित तौर पर भारत के लिए एक सकारात्मक कदम है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखो, भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद चल रहा है वर्तमान में। चीन अपने सीमा में भारत की जो बाउंड्री है उसके आसपास तिब्बत के क्षेत्र में अभी कई सारे मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए भारत में भी DRDO के द्वारा उड़ीसा के तट पे अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया और बाकायदा इसका वीडियो रिलीज किया गया। नॉर्मली DRDO इतनी क्लियर वीडियो रिलीज नहीं करती, आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो इसका वीडियो भी बाकायदा रिलीज किया गया। अब देखो, अग्नि मिसाइल सिस्टम के बारे में आपको समझने से पहले आपको भारत का एक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम समझना होगा। भारत सरकार में जो है एक प्रोग्राम शुरू किया था और ये प्रोग्राम को लीड किए थे APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम ने इसको लीड किया था, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति। 1982-83 में मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम ये शुरू हुआ था और 2008 में इसको बंद कर दिया गया, यानी उस समय तक ये कंप्लीट हो चुका था। इस मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मिसाइल IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, ये नाम था इसका। इसके तहत 1982 में, सोचो आज से लगभग 35-36 वर्ष पहले या 40 वर्ष को पहले, भारत ने टारगेट फिक्स किया था कि हमें 5 मिसाइल बनाना है। इस मिसाइल का नाम था अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग। ये 5 मिसाइल हमें बनाना है। ये 1982 में टारगेट किया गया था और उसके तहत जो अग्नि बनाया गया, अग्नि मिसाइल का बहुत सारा वेरिएंट आ चुका है, जिसमें एक अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, अग्नि 4 है, अग्नि 5 है। अग्नि 5 को इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम क्या होता है कि जब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे हमला हो सकता है, उसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। मतलब हम एशिया में हैं और हम अगर यहाँ से यूरोप पे हमला करने की क्षमता रखें, ऐसा मिसाइल सिस्टम हम क्रिएट करें जो हम यूरोप तक इसको कवर करने की क्षमता रखें, तो उसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कहा जाएगा। हम यहाँ से डायरेक्टली अमेरिका तक हमला करने की क्षमता रखें, हम यहाँ से अफ्रीका तक डायरेक्टली हमला करने की क्षमता रखें, तो उसे कहा गया इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। और उसी का एक पार्ट आप देखोगे, अग्नि मिसाइल का एक पार्ट है। दिसंबर 2021 में अग्नि प्राइम मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। देखो, अग्नि का ये जो मिसाइल सिस्टम है ये भी अग्नि का पार्ट है। अग्नि के कई सारे पार्ट हैं, उसी का एक पार्ट है अग्नि प्राइम मिसाइल सिस्टम। बेसिकली ये जो मिसाइल सिस्टम है यहाँ पे आपको दिया होगा 1000 से 2000 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसलिए अभी इसका परीक्षण किया जा रहा है कि जो हमने मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है वो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है अथवा नहीं। इसके लिए भी वर्तमान में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अब देखो, इस मिसाइल का जो अन्य पार्ट है, अग्नि मिसाइल जो है सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। सतह मान लो यहाँ पे से यहाँ को छोड़ना, तो ऐसे करके जा करके ये मिसाइल सिस्टम अटैक करेगा, इस तरह से स्लोप बना करके। तो इसे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कहा गया। अब एक क्रूज मिसाइल होता है। क्रूज मिसाइल क्या होता है? जैसे मान लो इसको छोड़ा गया, हवा में इस तरह से जाएगा और जाने के बाद ऐसे ऐसे होगा और उसके बाद सीधे जाकर के टारगेट को अटैक करेगा। तो इसे क्रूज मिसाइल सिस्टम कहा गया। जैसे निर्भय मिसाइल सिस्टम है, ब्रह्मोस है, ये सब क्रूज मिसाइल सिस्टम होता है। लेकिन जो अग्नि है वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, वो एक स्लोप के भांति जाकर के अटैक करता है। उसके बाद आकाश है। आकाश सतह से आकाश मार करने वाली मध्यम रेंज की मिसाइल सिस्टम है, यानी सतह से आकाश मार कर पाएगा। उसके बाद तीसरा अगर आप देखोगे त्रिशूल है। त्रिशूल जो है सतह से आकाश मार करने वाली सिस्टम है। चौथा अग्नि है। अग्नि भी सतह से सतह मार करने वाली सिस्टम है। और पांचवा जो नाग है वो एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है। तो इस तरह से 5 मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शुरुआत किया गया था, जिसे 2008 में बंद कर दिया गया। और उसी अग्नि का एक पार्ट है अग्नि प्राइम, जिसका लॉन्च कल किया गया। दुबई में चीन को चुनौती देगा इंडिया मार्ट। दुबई में इंडिया मार्ट की स्थापना किया गया है। देखो, एक थिंक टैंक था, मुझे याद है, और यहाँ पे भी जब इस पर्टिकुलरली पार्ट को आप पढ़ोगे तो दुबई और इंडिया के बीच में $100 बिलियन का व्यापार अगले 5 वर्ष का टारगेट फिक्स किया गया है कि अगले 5 वर्ष में $100 बिलियन का व्यापार होगा दुबई और इंडिया के बीच में। इसी तरह से अगर इजराइल भी ले लो, इजराइल, दुबई और इंडिया ले लो, तो इसके बीच तीनों को मिला दिया जाए, एक
थिंक टैंक ने बताया था कि इनके बीच व्यापार 110 बिलियन डॉलर क्रॉस कर सकता है। मुझे लग रहा है कि ये तीनों देश मिल जाए तो 200 बिलियन डॉलर का व्यापार क्रॉस कर सकता है इन तीनों देशों के मध्य। बाकी इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना। असंगठित और प्रवासी श्रमिकों या कामगारों को नहीं होगी काम की कमी। हमने भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल पे सभी श्रमिकों को अपना रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे करवाना था। अब रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता क्यों थी? उसका 2-3 रीज़न था। एक रीज़न तो ये था कि कोरोना महामारी के समय में हमें मजदूरों का हेल्प करना था। हमें मतलब सरकार को मजदूरों का हेल्प करना था। सरकार मजदूरों का हेल्प कर सकती थी, चाहती भी थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि सरकार के पास मजदूरों का डाटा नहीं था कि कौन व्यक्ति कहाँ पे काम कर रहा है, कितना सैलरी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है। तो डाटा की कमी के कारण सरकार मजदूरों को मदद नहीं कर पा रही थी। इसलिए अभी हम देख रहे हैं ई श्रम पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया था। अब इसी ई श्रम पोर्टल का सेकंड यूज ये किया जा रहा है कि ई श्रम पोर्टल के माध्यम से जो श्रमिक ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है श्रम पोर्टल पे, अब उसको जो है उद्योग के हिसाब से मान लेते हैं कि एक श्रमिक ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया पोर्टल पे, उन्होंने लिखा है कि उसे वेल्डिंग का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है। अब सरकार के पास एक उद्योग है जो डिमांड करती है कि हमें वेल्डिंग के कुछ कर्मचारी दीजिए। सरकार डायरेक्टली उस श्रमिक का जो है रिकमेंडेशन कर सकती है उस उद्योग को, या उस श्रमिक से कांटेक्ट कर सकती है कि आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में यहाँ पे ज़रूरत है वेल्डिंग का, आप जाइए यहाँ पे काम कीजिए। तो इस तरह से असंगठित क्षेत्र और प्रवासी कामगारों की कमी, कामगारों की यानी मजदूरों की, श्रमिकों को काम की कमी नहीं होगी। सरकार एक मीडिएशन का काम कर रही है उद्योग के बीच में और श्रमिक के बीच में। अब देखो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे भी हम लोग कई डिस्कस करते हैं लगातार कि हमारे लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है। हमारे लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर्तमान में, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरकार लगातार काम कर रही है। हमने आपको बताया था कि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था ऊपर कि 17% से बढ़ा करके 25% हमें करना है जीडीपी का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें आगे बढ़ाना है, इसलिए सरकार कई सारे काम कर रही है। मेक इन इंडिया सरकार लेकर आई है, उसी का पार्ट है सरकार ने पीएम गति योजना लाया। गति योजना लाने का रीज़न है कि लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। लॉजिस्टिक्स लागत, जैसे मान लो आप 100 रुपये का कोई सामान परचेज करते हैं तो आपको लगभग 13 रुपये परचेज देना पड़ता है आपको लॉजिस्टिक्स का खर्चा, यानी सामान जो लाया गया, आपके जो सामान यूज आप कर रहे हैं उसको जो ढोने का खर्चा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने का खर्चा, वो लगभग 13 रुपये आपको देना पड़ता है 100 रुपये में। 100 रुपये के सामान में 13 रुपये देना पड़ता है, लगभग 13% खर्चा आता है। विकसित देशों में अगर आप ये देखोगे तो ये अनुपात 4 से 5% होता है। तो हमें भी लगभग 5-6% के आसपास इसे करना है, इसलिए सरकार इस योजना पे काम कर रही है जिसे कहा गया है पीएम गति शक्ति योजना, और इसी की समीक्षा सरकार के द्वारा किया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया। अगेन एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं, देखो कल किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर एडिटोरियल डिटेल से डिस्कस कीजिए। एडिटोरियल मैं डिस्कस कर सकता हूँ। आप देखो ये भाजपा का एडिटोरियल है, ये भाजपा कांग्रेस का एडिटोरियल आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो ये एडिटोरियल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर करिए। दूसरा ये कि ये एडिटोरियल भी इग्नोर कर दीजिए, इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हास्य व्यंग लिखा गया है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल होता है, ये एडिटोरियल राष्ट्र के संवर्धन में मंदिरों की भूमिका, ये भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एडिटोरियल जब कोई इंपॉर्टेंट आएगा तो मैं खुद डिस्कस कर दूंगा, लेकिन एडिटोरियल इधर इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं आ रहा है। जैसे इंडिया बांग्लादेश पे एडिटोरियल आया था तो मैंने आपको बताया था कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, और नेक्स्ट डे मैंने उस पर डिस्कस भी कर दिया था। तो जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होगा मैं खुद डिस्कस कर दूंगा उस पर। वैसे भी संडे का न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस अब देखो इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं और इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या है कि अयोध्या सहित देश के 5 शहरों में बनेंगे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन। आईआईटी के कुछ छात्रों के द्वारा वाराणसी में एक तट है खिड़किया तट है या खिड़किया घाट है, वहाँ पे सीएनजी स्टेशन बनाया गया है। विश्व का पहला सीएनजी स्टेशन तैयार किया गया है। अब इसे अयोध्या में बनाया जाएगा, प्रयागराज में बनाएगा या अन्य जगह इसे डेवलप किया जाएगा, बाकी इसको एक बार आप लोग देख लेना।
देखो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बैकग्राउंड को आप लोग को समझना होगा, इस पर भी हमने कई बार डिस्कस किया। अमेरिका जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, और जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर हो गए थे, और उससे जस्ट पहले बराक ओबामा थे। तो बराक ओबामा 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील हस्ताक्षर किए थे। 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से डोनाल्ड ट्रंप बाहर हो गए अमेरिका के राष्ट्रपति, और 2021 में फिर से देख रहे हैं हम कि अमेरिका के राष्ट्रपति पुनः ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल होना चाहते हैं। ईरान न्यूक्लियर डील क्या है? ईरान न्यूक्लियर डील ये है कि विश्व के देशों को पता लग गया था कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, तो ईरान जो है यूरेनियम नहीं बनाए, ईरान परमाणु बम नहीं बनाए, इसके लिए ईरान के साथ एक डील किया गया था, जिसमें ईरान ने ये तय किया था कि वो जो है परमाणु बम नहीं बनाएगा, ये ईरान ने तय किया था। और साथ ही साथ विकसित देशों ने उसे आश्वासन दिया था कि हम आप पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। अभी अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर हो गया, तो अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया, और अमेरिका चूंकि ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए हम जो सस्ते में तेल ईरान से परचेज कर सकते थे हम नहीं परचेज कर पा रहे हैं, चूँकि अमेरिका का प्रतिबंध लगा है ईरान पे, राइट। तो अगर ईरान न्यूक्लियर डील फिर से साइन हो जाता है तो भारत ईरान संबंध एक बार फिर से मजबूत होगा, और भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान न्यूक्लियर डील में 5 विकसित देश के और 1 जर्मनी, विकसित देश में 5 वो देश जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, और 1 जर्मनी, ये 6 देश शामिल हैं बेसिकली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी मेंबर कौन है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, और एक छठा देश है जर्मनी। ये P5+1 कंट्री कहा जाता है जो ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल है। चलिए इतना ही आज न्यूज़ था, बस एक बार इसको भी आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। चलता हूं मैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन था, देखो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि कृषि उत्पाद, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हम विदेश से मंगाते हैं, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मंगाते हैं, पिछले 5 वर्ष में सबसे अधिक उसका आयात हम किसका कर रहे हैं? मूल्य के आधार पे। तो मूल्य के आधार पे सबसे अधिक हम आयात कर रहे हैं वनस्पति तेल का। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वनस्पति तेल, खाने वाला जो तेल है, वो सबसे अधिक हम मंगा रहे हैं विदेशों से। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से सरकार काम कर रही है तेल को लेकर के। पाम ऑयल मिशन सरकार ने शुरू किया है। अच्छा, यूपीएससी का अगर देखोगे क्वेश्चन, पिछले 5 वर्ष, आई थिंक 3-4 वर्ष में लगातार यूपीएससी प्रीलिम्स में वनस्पति तेल को लेकर के क्वेश्चन पूछती हैं। सॉरी। अभी आपने देखा होगा किस तरह से तेल की कीमत बढ़ गई है। पहले 100 रुपये मिलता था, 110 रुपये 1 लीटर मिलता था, अभी लगभग 200 के आसपास पहुंच गया। तो इसको लेकर के सरकार सजग है, और इसको लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है कि हमें तेल के क्षेत्र में, हमें खास करके खाने वाला जो तेल है उसमें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। तो उसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।